नमस्कार, U21 में आप सभी का स्वागत है। युवा मंच के माध्यम से हमारे साथ आज के इस मंच में युवा जुड़ चुके हैं जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ ऋतुदत्त तिवारी जी जुड़े हुए हैं जो PhD IIT इंदौर से अभी कर रहे हैं। साथ में OP मिश्रा जी हैं जो कि जॉब स्पोर्ट ऑपरेशन मैनेजर हैं। ब्रिजेश शर्मा जी हैं जो अभी PSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सभी युवा हैं और अपनी बात आज रखेंगे। हम बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन। भारत सरकार जो पब्लिक सेक्टर हैं उनका आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जो निजीकरण है वह वास्तव में कितना कारगर होगा, कितना सार्थक होगा, इस देश के युवाओं को समझने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये जो देश में एक प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण जो बढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं जो कारण है युवा ही है, क्योंकि युवाओं के सामने आज बहुत बड़ा एक चैलेंज है। जॉब से लेके या तमाम जिन चीज़ों की हम आर्थिक मुद्दों पे बात करें, तमाम ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिनमें वास्तव में युवा आज परेशान है। लेकिन हमें जागृत होना पड़ेगा, युवाओं को उस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा जो आज पढ़ा लिखा हुआ है और वो आज अगर इस राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट आंख बंद के करेगा तो निश्चित तौर पर यह हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी विषय में आज हमने एक युवा मंच के माध्यम से एक शो रखा हुआ है जिसपे हम विचार लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं OP मिश्रा जी के पास। OP मिश्रा जी बताइए, जो निजीकरण है, सरकार जो अभी सबसे पहले अगर अपन देखें कि रेलवे का अभी बहुत बातें चल रही है कि रेलवे का निजीकरण होने वाला है और रेलवे का निजीकरण के लिए काफी विरोध उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, भाजपा उसको कई मायने अपनी तरफ से उसको एक अपॉर्चुनिटी देख रही है। तो बताइए आप क्या समझते हैं कि ये निजीकरण कहाँ तक सार्थक होगा, क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, क्या फायदा होगा, आप जरा बताएं। जहां तक मेरा मानना है, निजीकरण बिल्कुल ही गलत है पूरी तरह से हर सेक्टर का। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने शिक्षा का निजीकरण किया। तो उसमें जो शिक्षक रखे गए वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे गए, दलाल के माध्यम से, या किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि आप शिक्षक लाइए और वो कंपनी शिक्षक को पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि शिक्षक को 10,000 पेमेंट करीब मिलती थी उस, और कंपनी को उसी का पेमेंट 20,000 दिया जाता सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे 10,000 का नुकसान सीधे किसको हो रहा है? शिक्षक को हो रहा है। इसी तरह से हर सेक्टर में है। आप अगर रेलवे का बात करिए या एयरपोर्ट का करिए या कोल माइंस का करिए, हर चीज में वही हो रहा है कि जो उनकी कंपनी है, सरकार से जो रिलेटेड कंपनी होती है, उनको ठेका दे दिया जाता है और जो वहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है। अगर आप आज जो टीचर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देखिए और जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं उनकी देखिए, तो सैलरी इतनी होती है कि वो अपना परिवार भी नहीं चला सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हर चीज का निजीकरण नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। आप अगर उसमें कमी है तो उसको सुधारिए। आप सरकार में बैठे हैं, अगर प्रॉब्लम आपके हॉस्पिटल में है तो आप उसको ठीक करिए। ये तरीका नहीं है कि आप उसका निजीकरण कर दीजिए, फिर आप क्या करेंगे? आप किस लिए यहाँ पे बैठे हैं? जी बिल्कुल, सरकार का ये मानना है कि सरकार का हरदम मानना यह रहता है कि ये प्राइवेटाइजेशन से एक जो करप्शन है वो कम होगा। दूसरी चीज, जो दोहन हो रहा है, सब्सिडी जो लाभ मिल रहा है राजनीतिक पार्टियों को या लोग उसका फायदा ले रहे हैं, तो उस नज़र से जो गवर्नमेंट का जो देखने का एक तरीका है तो वो ऐसी है कि भाई हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो उस चीज़ का इकोनॉमिकली और ग्लोबल पे इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। जी जी बिल्कुल। जिस चीज का पेमेंट आज 1,00,000 रुपए मिल रहा है, प्राइवेटाइजेशन के बाद उसी का आपको 10,000 रुपए मिलेगा। तो इनकम कहाँ जा रही है? जो बड़े लोग हैं, नेता हैं, उनको तो आप एक तरफ से बढ़ा रहे हो, लेकिन जो छोटे मिडिल क्लास है उनका इनकम लगातार कम हो रहा है। तो जो ये गैप बढ़ रहा है देश में इनकम का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
और इसको सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्राइवेटाइजेशन का। बिल्कुल। ये अपन कह सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण भी अभी इन्होंने काफी दिनों से, शिक्षा के क्षेत्र में भी निजीकरण शासन का, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो। स्वास्थ्य के संबंध में यहीं पे है, मैं जाना चाहूंगा ऋतुध्वज तिवारी जी के पास में। सर बताइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार का जो निजीकरण है कहाँ तक कारगर हो रहा है, क्या करने वाली है सरकार, किस तरह से आम जनता को इसका लाभ मिलेगा, और वास्तव में आज ये इस कोरोना महामारी में देखा जाए तो सबसे बड़ा इस निजीकरण का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आम जनता ही झेल रही है। तो आप थोड़ा सा देखिए, आपके जो प्रश्न का उत्तर है, आप अभी रोज जो है अलग अलग न्यूज सुनते होंगे, उससे ही आपको मिल जाएगा जी कि जो प्रति व्यक्ति डॉक्टर है जो पूरे देश में, वो बहुत ज्यादा कम है और नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। इवन कोरोना के पहले ही कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब थी, कोरोना के बाद कंडीशन और ज्यादा खराब हैं। अगर आप मतलब विजुअल्स देखें, दिल्ली की कंडीशन देखें, बॉम्बे कंडीशन देखें, वहाँ कितने सारे लोग डेट कर रहे हैं। ये तो एक पार्ट हो गया कि हमारी हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अब कैसे सरकार खुद के द्वारा खुद के हॉस्पिटल को आगे बढ़ाए या प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाए? तो जैसे मैं इंदौर की बात करता हूँ, इंदौर में मैंने बहुत सारी न्यूज सुनी है कि जो कोरोना के, न केवल इंदौर, पूरे देश की हालत है कि कोरोना के जो पेशेंट हैं उनसे जो चार्जेस हैं वो 100 गुना ज्यादा लिए जा रहे हैं। बिल जो आ रहे हैं वो 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख के राउंड आ रहे हैं। तो ये मतलब क्यों हो रहा है? एक पीपीई किट की कीमत जो होती है वो 300 से 400 है, और ऐसा भी नहीं है कि एक पूरे यूनिट में मान लीजिए कोई जो वार्ड बनाया गया कोरोना का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक जो डॉक्टर है या एक नर्स है वो एक पीपीई किट पहन के एक ही पेशेंट को देख रही है। वो इंडिविजुअल उस टाइम पे वहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं सबको एंटरटेन कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। लेकिन जब वो बिल बनाते हैं तो हर अलग अलग बंदे पे, उस वार्ड पे जितने भी लोग हैं सबके लिए अलग अलग चार्जेस ले रहे हैं, और वो जो चार्जेस हैं वो 4 से 5 हजार एक पीपीई किट के हैं। सिमिलर चीज मास्क के साथ भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन कितनी बुरी है। इसी टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इनपुट डाले होते, थोड़ा बहुत पैसे लगाए होते, क्योंकि अभी जो ज्यादा फोकस्ड हॉस्पिटल हैं वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं। प्राइवेट मतलब मुझे लगता है मध्य प्रदेश में तो कोई गाइडलाइन भी नहीं है कि कितना पैसा लेंगे ये। जिन प्रदेशों ने गाइडलाइन भी बनाई है कि एक स्पेशल प्राइस ही लेंगे हॉस्पिटल, उनको भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आएगा, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा आएगा, वो हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है। जैसे आप हेल्थ सेक्टर के अलावा अगर हम रेलवे पे जाएं, जो कि अभी बहुत ज्यादा सामने चल रहा है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जब भी प्राइवेटाइजेशन करने पे प्रॉब्लम नहीं है, सरकार उसको कैसे करती है ये ज्यादा है। कि जैसे अभी तेजस एक्सप्रेस आया है, ये स्यूडो प्राइवेट का मॉडल है, अगर सिटी इसको चला रहा है, ठीक है। अभी जब प्रॉब्लम है कि मान लीजिए इसका रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर रहेगा वो सबसे पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। सेम चीज पीएसयू के साथ, पीएसयू केवल लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा उनका सोशल इम्पैक्ट भी है। सेम चीज रेलवे के साथ है। जैसे रेलवे कई ऐसे रूट पे गाड़ी चलाती है जहां उनको प्रॉफिट कम है, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए चला रहे हैं। आप सोचिए कोई अगर प्राइवेट व्यक्ति आएगा उस पे, तो वो उस जगह पे क्यों गाड़ी चलाएगा जहाँ उसको प्रॉफिट नहीं है। दूसरा चीज किराया के साथ है। आप ये देखिए कि जो एग्रीकल्चर हो गया और आपका जो बिजनेस सेक्टर है, उसमें माल का जो सबसे ज्यादा आवाजाही होता है वो रेलवे के थ्रू होता है। तो अगर वो बढ़ गया प्राइवेट सेक्टर आने के बाद में, इवन आप देखिए अगर आपके पास जो टिकट आता है उसके पीछे लिखा रहता है कि आपके किराए का 53% वहन जो है वो सरकार करती है, ठीक है ना, टैक्स पेयर के पैसे पे है। वही अगर एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है, अभी डोंट नो दैट कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वो आके क्या करेंगे, पर अब मानते हैं कि अगर वो ऐसा करता है तो आप सोचिए कि एक जो थर्ड एसी का किराया है जो आज 1500 3000 4000 हो जाएगा, और हो सकता है जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए वो सीट ही ना रखे वहाँ, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ मैं आपको जानकारी देता हूँ। अभी जो इसका कारण है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी जो गवर्नमेंट के पास जो रेलवे की जो एम्प्लॉइयों की संख्या है जो अभी आज देश में,
1.23 मिलियन 2019 के डेटा के आधार पर अभी ये एम्प्लॉई हैं, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है वह 1,97,214 मिलियन ट्रिलियन ये रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इनमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको कहाँ तक आप देखते हैं कि भारत सरकार की जो एम्प्लॉई हैं, क्या इनको समय अवधि के पहले क्या इनको किया जाएगा, या इनकी जो काम करने की शैली है वो कर नहीं पा रही है? क्या ऐसी सरकार के पास समस्या है कि सरकार अभी इस पूरे पीएसयू सेक्टर को, हर किसी सेक्टर में बात करो, बैंकिंग हो आपको, तो यहाँ पे सरकार एक ही फार्मूले पे चल रही है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो हो सकता है रेवेन्यू और उसका टाइम कंज्यूमिंग, सुनने में आ रहा है कि ट्रेन जो है तो लेट चलती है, जो उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत है गंदा है, शेड्यूलिंग बेकार है, अभी मेंटेनेंस जो है तो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं फायदा तो है कि एक तरह से टाइम पाबंद हो जाएगा, और जो कुछ इमरजेंसी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो हो सकता है मिले। लेकिन क्या ये जो भारत की जो जनता है, क्या यह उनके ऊपर, आम जनता है जो लगभग 70% आबादी जो है तो एक बहुत गरीबी हालत में जीती है, और जिनका सफर करना, जनरल में सफर ही करना शायद उनके लिए बहुत महंगा होता है, तो क्या उस केस में प्राइवेटाइजेशन कारगर साबित होगा? ये आपने मुझसे पूछा है या ओपी या आप ही से पूछ रहा हूँ दे रहे हैं जी? अच्छा ठीक है, ओके। तो देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नो डाउट जो रेलवे स्टेशन है उनकी कंडीशन अच्छी होगी। रेलवे का जो सबसे बड़ा इशू है वो फूड क्वालिटी है। फूड क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क आएगा जब भी नई टेंडरिंग होगी, बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का जो मेन मोटो होता है वो होता है कि एक ही काम के लिए कई सारी कंपनियां कम्पीट करें। तो उससे क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है, और प्राइस लो रहेगा। लेकिन हमारे केस में अलग हो रहा है। बिल्कुल। थोड़ा सा रेलवे से बाहर जाना चाहूंगा। जो ये आपके क्या कहते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म्स वाला है, अभी उसको देना शुरू किया इन्होंने। सेम चीज इन्होंने एयरपोर्ट के साथ किया है। तो एयरपोर्ट के साथ जो रूल बना था शुरू में कि किसी एक कंपनी को मैक्सिमम 2 एयरपोर्ट दिए जा सकते हैं, बाद में इसको इन्होंने चेंज किया, और शायद कोई एक, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई एक बड़ी कंपनी है जिसको इन्होंने मैक्सिमम चीजें दे दी। तो इसको कैसे आप रेगुलेट करेंगे कि अगर किसी भी क्षेत्र में किसी एक बंदे की, एक कंपनी की मोनोपोली होगी तो हमेशा वो खराब ही रहेगा। मोनोपोली कभी भी तो इम्प्रूवमेंट नुकसानदायक है नहीं ही कर है। सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एकाधिकार इस देश में अगर होगा, यही एक डर है लोगों में, शायद इसी कारण से जो विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं, शायद इसी के लिए हो कि जो निजीकरण है और मोनोपोली है, किसी के भी नहीं होना चाहिए इस देश में। विजय शर्मा जी से हम बात करते हैं। जी नहीं, मेरा कहना सिर्फ ये था कि अगर कॉम्पिटिटिव चीजें हों, बहुत सारी कंपनी हैं, उसके लिए कम्पीट करें तो डेफिनेटली कि हमें बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट उसको कैसे डील करती है, लाल फीताफाती क्या होता है, आप जानते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है सेक्टर्स में। मतलब हमारी गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है, दूसरी कंट्रीज की बात अलग है, हमारे कंट्रीज में चीजें डिफरेंट हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं देखने की, देखते हैं क्या होता है। जी, विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका कार्य क्षेत्र है आपका, आप शिक्षा के क्षेत्र में जो निजीकरण है, तो क्या उसका इम्पैक्ट है? आज के युवा कहाँ तक उस चीज को सफर कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ब्रीफ आप जानकारी दें। जैसा कि तिवारी जी ने बताया अभी कि जो निजीकरण होता है, निजीकरण का करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो निजी संस्थाएं होती हैं वो प्रॉफिट बेस्ड काम करती हैं, मतलब वो अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं। लेकिन जो सरकार के काम होते हैं वो मुख्य होता है कि पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण कैसे किया जाए, लोगों में उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके और हर व्यक्ति तक बराबर लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन जब उसी संस्था का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी संस्था का जब निजीकरण किया जाता है तो पहली बात तो इसमें ये है कि जो मुनाफा है वो कंपनी अपने हिसाब से देखती है, वो लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार के पास कुछ फार्मूले लाई थी, जैसे एक होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके आधार पे सरकार
क्या करती है कि कुछ परसेंट यदि प्रॉफिट है, जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं जो प्राइवेट बड़ी संस्थाएं हैं, वो अपने जितना मुनाफा है उसका 10% के लगभग सोशल वेलफेयर पे, लोक कल्याण पे खर्च करेगी। लेकिन उसको बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, पर सरकार उसमें खुद नहीं कर पाई। तो यदि निजीकरण सरकार करना चाहती किसी भी संस्था का, तो पहले तो जरूरी है कि वो खुद एस्टिमेट करे ये कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि उसको आउटकम जो आने वाले हैं तो उसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। और सरकार को ये पहले से सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को उस निजीकरण का लाभ मिल सके। जैसे कि यदि अपन बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, तो रेलवे की सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने सालों से रेलवे घाटे में चल रहा है। सरकार इतने दिनों से सरकार कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन घाटा उसको कंपीट नहीं कर पा रही थी। इस वजह से आधार पे उसने प्राइवेटाइजेशन करने का सोचा कि इसके कुछ चीजों में प्राइवेटाइजेशन अपन कर देते हैं। तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यदि छटनी होती, जैसे आप बात कर रहे थे, छटनी हो जाती है, कर्मचारियों की छटनी होती है, तो उनकी जिम्मेदारी, इसका एस्टिमेशन कहीं पे भी नहीं था, ना सरकार ने किया था, ना देवराय समिति ने किया था। और दूसरी चीज ये है कि जैसा कि तिवारी जी ने पहले ही बताया था कि जिस क्षेत्र में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है वहां सरकार ही चला सकती है, क्योंकि वो उसका सरकार जो है तो अपने पैसे से वहन कर सकती है कि वो हर क्षेत्र को जोड़े, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो नहीं जोड़ती हैं। जैसे यदि अपन बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो जैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं, कोचिंग संस्थान खोले गए हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ इनका दूसरा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। बिल्कुल। तो जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, निर्धन हैं, जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो कुछ सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास पूर्ण नहीं है, क्योंकि कोचिंग सेंटर हैं, यदि उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो दूसरे तरीके से शिक्षा का व्यापार करने लगती हैं, व्यापारिक क्षेत्रों में उतर जाती हैं। जैसे वो कई संस्थान ऐसे बना देंगे जिससे कि बच्चों को जो शिक्षा है वो पूरी तरह से मिल नहीं पाती है, और जो उनके माध्यम है वो ऐसे माध्यम कर देंगे जिससे शिक्षा केवल जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं है, वही प्राप्त कर सकते हैं, और उनका प्रवेश, जो निर्धन लोग हैं उनका प्रवेश मुश्किल हो जाता है। और निजीकरण के क्षेत्र में जैसा आप अभी देखेंगे, फिलहाल LIC जो कि सबसे बड़ी संस्था है, सेक्टर में उसमें सरकार को अभी क्या है कि कुछ पैसे की मार्केट बारोइंग ज्यादा हो गई थी, तो सरकार के पास पैसे की बेहद कमी थी, तो उसने IPO के माध्यम से LIC का निजीकरण करने की कुछ सोचा। 10% जो शेयर हैं वो IPO के फॉर्म में, IPO एक्चुअली में वो कुछ शेयर निकालते हैं जिसके माध्यम से उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, मतलब सरकार अपना 10% शेयर पब्लिक में बांट देती है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि यदि मान लीजिए कि पहले क्या था कि जो LIC है वो हर व्यक्ति को संप्रभु बॉन्ड लिख के देती है। संप्रभु बॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे यदि आप कोई पॉलिसी लेते हैं LIC की, तो उसके बाद उस पॉलिसी में निश्चित है कि आपको पैसा रिटर्न मिलेगा ही, आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसको सॉवरिन बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यदि 10% शेयर सरकार बेच देती है, तो जो सॉवरिन गारंटी पहले देती थी LIC, अभी उसमें कुछ संदिग्ध है कि देती है कि नहीं, सरकार ने कुछ क्लियर नहीं किया है। तो ये सब चीजें क्या है कि कुछ जो इसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो जो लोग हैं, लोगों की जेब पर पड़ने वाला है, सरकार पर कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हाँ, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना तो चाहिए, लेकिन उसको कैसे क्रियान्वयन कैसे किया जाए, उसको बेहतर लाभ के लिए कैसे बनाया जाए, जो हर व्यक्ति को बराबर लाभ पहुंचाए, वो जरूरी है कि सरकार पहले असेसमेंट कर ले उसका। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से आकलित करके और बनाया जाए, रूपरेखा तय की जाए। और सबसे बड़ी बात कि निजी कंपनियों की जवाबदेहिता तय करना बहुत जरूरी है कि उसमें जवाबदेही किसकी बनेगी। जैसे रेलवे में यदि एक्सीडेंट भी होता है, दुर्घटना होती है, तो अभी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार हर व्यक्ति को क्या उपलब्ध कराती है, पैसा देती है, कंपनसेशन देती है, लेकिन निजी संस्था जब उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी तो वो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा, ये सब उसमें क्लियर नहीं है।
जैसे अभी तेजस ट्रेन की बारे में बात हो रही थी, तो उसका किराया का निर्धारण जो है तो IRCTC को दे दिया गया है, जो कि पूरी तरह से प्राइवेट संस्था है, एक रेगुलेटरी निजी संस्था है। तो उसने किराया जो है तो इतना ज्यादा बनाया, अपने हिसाब से बनाया, तो वो सामान्य लोगों के लिए तो कोई फायदे की चीज नहीं है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1 मिनट होल्ड करिए, आ गया मैं। तो यही सब निजीकरण की समस्याएं हैं जो कि हमें बेहतर करने के लिए कुछ उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और सरकार को भी जरूरी है कि अपनी मंशा क्लियर करे कि क्यों कर रही है, क्या जरूरत है, कि अपने केवल पैसा भरने के लिए या खजाना भरने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कर रही है, तो ये गलत है, क्योंकि लोक कल्याण उससे कुछ नहीं होने वाला है। जी जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो इसमें ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में या किसी में, सबसे जो जरूरी बात अभी यहाँ निकल के आ रही है कि सरकार को एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए, उसका एक प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए। जैसा आज हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज पहली बात कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे जो मेन समस्या जो आ रही है प्राइवेटाइजेशन में, वो यह है कि किसी के उसमें बेलगाम है। तो व्यवस्थाएं तो जो है तो है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा एक कारण ये है कि बेलगाम है वो। कोई उसमें एक कहना चाहिए कि मुख्य धारा नहीं है कि एक्चुअली जो एक सिस्टम है, आम जनता को क्या रिलीफ मिलना चाहिए, कितना उसका बिल तय होना चाहिए, क्या सरकार को एक उसके अनुरूप स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, ऐसी कोई मापदंड नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूल है तो वो 1 लाख फीस है किसी की, ठीक है, मॉडल स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, ऐसे कई तरह की स्कूलें आप देखें कि व्यवस्थाएं थी, गुरुकुल थी, पहले सारी चीजें थी। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो प्राइवेटाइजेशन में एक ही चीज सामने निकल के आ रही है कि दोहन शिक्षा